लिखते हैं अपन पहले वो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता में अपन ने ये लिख लिया था कि उसको इंग्लिश में नाम लिख लिया होगा इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरे वाले को कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या मतलब होते हैं उनके लिख लीजिए, फिर अपन समझ लेंगे। दोनों के नीचे एरो डाल के विधि के समक्ष समता में लिखिए इस अवधारणा को ब्रिटेन से लिया गया है, और दूसरी तरफ लिख लो इस अवधारणा को यूएसए से लिया गया है। विधियों के समान संरक्षण में इस अवधारणा को यूएसए से लिया गया है। ब्रिटेन वाले में लिखिए इसका अर्थ है रुक जाओ, उन लोग को खोल लेने दो कॉपी। कौन आया लास्ट में, क्या नाम है इनका? सौरभ, जल्दी से ओपन कर लो, तुम्हारे लिए रुकी हूँ। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण जहाँ से छोड़ा था वहाँ से लिख रहे हैं। एक एक लाइन ऊपर की छोड़ देना, फिर उसके बाद लिख लेना। चलो बोल ही देती हूँ, है ना, एक लाइन छोड़ देना ऊपर की। क्या बोला मैंने? इसका अर्थ है विधि के समक्ष या विधि की नज़र में सभी व्यक्ति समान होंगे, ना ही किसी के पास विशेषाधिकार होगा, ना ही किसी के पास विशेष अधिकार होगा, और ना ही किसी के साथ भेदभाव किया जाएगा। वहीं से लिख रहे हैं अपना, थोड़ा सा देख लेना, जितना हुआ है उतना छोड़ देना जगह। विधि के समक्ष समता और संरक्षण वाला पोर्शन है, बस उतना सा छोड़ के लिखने लगो। इसी में नीचे लिखिए, जैसे अपन ने हर चीज़ के देखे ना स्पष्ट अर्थ क्या होते हैं, किसी ने बताए हैं, तो इसके जो स्पष्ट अर्थ हैं वो प्रोफेसर डाइसी ने बताए हैं। ये ब्रिटेन के बड़े संविधानविद हैं, और अवधारणा क्योंकि ब्रिटेन से ली है तो उसमें लिख लीजिए प्रोफेसर डाइसी ने इसके 2 लक्षण बताए हैं। प्रोफेसर डाइसी ने इसके 2 लक्षण बताए हैं। डाइसी ने इसके 2 लक्षण बताए हैं। निम्न लिख दो, मैं उसका कारण बताती हूँ। अभी ये मैंने जो 2 बोला इसका क्या कारण है, उसको अभी काट के निम्न लक्षण कर दो, फिर मैं इसका कारण बताती हूँ, क्योंकि दरअसल इनने 2 नहीं 3 कारण बताए हैं। निम्न कर दो, यहाँ मैं लिख के छोड़ देती हूँ, फिर इसका मीनिंग बता दूंगी। निम्न लक्षण बताए हैं। नंबर 1, विधि की सर्वोच्चता। नंबर 1, विधि की सर्वोच्चता। नंबर 2, सभी व्यक्ति विधि की सर्वोच्चता, और दूसरा पॉइंट सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे। सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे, बस। ठीक है, अब इसको पूरा समझ लेते हैं क्या कह रहा है। बेसिकली आपको अर्थ तो समझ में आ ही गया है। विधि के समक्ष समता का मतलब है कि कानून की नज़र में सब समान होंगे, और कानून की नज़र में सब समान होंगे का क्या मतलब है कि ना तो किसी के साथ गलत भेदभाव किया जाए और ना ही किसी को विशेष अधिकार दिया जाए, यही इसका मतलब है। अवधारणा ली गई है ब्रिटेन से, और जैसे कि भारत के संविधान के मामले में एक्सप्लेनेशन ज़्यादा ऑथेंटिक किसके होते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के, वैसे ही ब्रिटेन के संविधान के बारे में जो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ऑथेंटिक होते हैं जिन्होंने दिए हैं वो है प्रोफेसर डाइसी। अब मैंने ये 2 को कटवा के 3 इसलिए निम्न इसलिए बोला था लिखने के लिए कि ये जो प्रोफेसर डाइसी है ना, इनने ये विधि के शासन के लिए लक्षण बताए थे ब्रिटेन के लिए, और ब्रिटेन के लिए बताए थे उन्होंने 3 लक्षण।
पर भारत के सेंस में वो तीसरा वाला लागू नहीं होता, क्योंकि हर देश की परिस्थिति अपन को पता ही अलग है, वो न्यायपालिका से संबंधित है। पर उसके ऊपर के दो लक्षण भारत के सेंस में लागू होते हैं। इस वजह से मैंने वो दो कटवाया, क्योंकि दो तो बताए नहीं उनने बताए कितने, 3 हमारे काम के उसमें से 2, तो क्यों 2 और 3 में फंसे, सीधा निम्न उसको कर दिया। हालांकि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, पर बताने का पर्पज ये था कि आपको मालूम रहे। तो कुल मिला के प्रोफेसर डाइसी ने क्या लक्षण बताए, क्लियर है आपको। सबसे पहले विधि की सर्वोच्चता, मतलब कोई व्यक्ति स्पेशल नहीं होगा, स्पेशल होगा कानून। और दूसरी चीज क्या, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। और प्रोफेसर डाइसी ने ये जो लक्षण बताए थे, इसी के आधार पे ब्रिटेन की वो जस्टिस लेडी बनी। याद है जस्टिस लेडी, अदालतों में वो जो बनी रहती हैं हाथ में तराजू लेके, और वो जो कॉन्सेप्ट निकला ना, वो जो मूर्ति का, वो प्रोफेसर डाइसी के इन्हीं कॉन्सेप्ट से निकला। अब वो तो आलोचना में कह दिया जाता है कानून अंधा है। कानून अंधा नहीं है, कानून की आंख पे पट्टी होने का मतलब है कि सबको एक समान देखेगा। वो उसको पता ही नहीं है कि सामने राजा खड़ा है कि कौन खड़ा है। उस आंख में पट्टी का मतलब है कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान होंगे। जो दूसरी बात इनने कही, पहली बात क्या कही, विधि सर्वोच्च होगी, मतलब वो जो लेडी है वो रिप्रेजेंट कर रही है विधि को, और उसके हाथ में होता है तराजू, मतलब सब समान तोले जाएंगे, किसी के भी पास कोई भी विशेष अधिकार नहीं होगा। तो वो जो जस्टिस लेडी का कॉन्सेप्ट आया था, ये प्रोफेसर डाइसी की बताई हुई लक्षण के आधार पर ही आया था। और ब्रिटेन का ही कॉन्सेप्ट अपन ने अपनाया है। अब ब्रिटिशर्स ही अपने यहाँ आए थे, तो वो जस्टिस लेडी अपने लिए भी फेमस हो गई। याद आ गई ना, वो हाथ में तराजू लेके खड़ी रहती है, जो जिसके लिए फिल्मों में कहा जाता था कानून अंधा है। खासकर वो टाइम की जो फिल्में थी, ये अमिताभ बच्चन का वो एंग्री यंग मैन टाइप की जो पिक्चरें आती थी पहले, उसमें सबसे पहले पिक्चर का सीन शुरू होता था, डिंग डिंग डिंग, फिर इसको फोकस करता था, फिर आगे बढ़ता था, फिर कोई घटना बताई जाती थी, बहुत हाईलाइटेड रहती थी उस टाइम पे। तो वो कॉन्सेप्ट यहीं से आया है। बट ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको फील करके देखो, तो ये कॉन्सेप्ट एक तरह से नकारात्मक है, नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे है, ये नेगेटिव ऐसे है कि सबको बराबर मान लेंगे तो कैसे काम चलेगा। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया कि 5 साल के बच्चे के साथ भी वही माता पिता व्यवहार करें जो उनके 11 साल के बेटे के साथ करते हैं। पॉसिबल है क्या? 11 साल के बेटे को जैसे इंडिपेंडेंट छोड़ दिया कि नहीं तुम ये काम तो अपने खुद करोगे, 5 साल वाले से भी कहें अपने खुद करोगे, तो ये तो थोड़ा सा नकारात्मक हो गया ना। और उसके पीछे तर्क ये दें कि नहीं, हम तो भाई सबको इक्वल रखते हैं, हम तो इसको भी दूध देते हैं तो इसको भी पिलाते हैं। तो अब वो कहेगा नहीं हमको जरूरत नहीं, नहीं हम तो समानता करते हैं, नहीं इसको हम अकेले बाजार भेजते हैं तो तुम भी जाओ, ऐसा नहीं होता ना। तो इस वजह से यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है विधि के समान संरक्षण का। भारत ने अपनाया है विधि के समक्ष समता, ये वाला कॉन्सेप्ट, प्लस साथ में विधियों का समान संरक्षण। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये होता है, ये वाला जो आपने कॉन्सेप्ट देखा, ये ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है कि कानून की नज़र में सब समान होंगे, कानून की आंख पे पट्टी बंधी हुई है, उसके हाथ में तराजू है, सबको बराबर तोल देगा। पर भारत की जो परिस्थितियां हैं, सबको बराबर नहीं तोला जा सकता। अमीरी गरीबी की खाई बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे पिछड़े वर्गों को, गरीबों को सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है और अमीरों को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो इसी के लिए हमने दूसरा वाला कॉन्सेप्ट अपनाया है, जिसको कहते हैं हम विधि का समान संरक्षण। इसका मतलब ये होता है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये स्लाइटली पॉजिटिव है। ये वाला कॉन्सेप्ट लिया गया है यूएसए से। इसका मतलब होता है जो विधियां हैं, कानून हैं, उस तक पहुंच सबकी समान होगी और आवश्यकता अनुसार व्यवहार किया जाएगा। तो पहुंच समान होना जरूरी है ना, कि भाई हाँ ठीक है, सॉरी हाँ मम्मी का कॉल है और इसको इग्नोर किया तो दिक्कत बन जाती है।
मतलब पढ़ रही हूँ, क्लासेस चल रही है, तो पेरेंट्स किसी का भी कॉल नहीं उठाती थी, तो पेरेंट्स का भी क्यों उठाऊंगी। और मुझे ये रहता था कि ठीक है ना, बाद में बता देंगे, हो गया, क्या है दिक्कत क्या है। और उन्होंने अपनी ही पर्सनल स्टोरी सुनाई थी, ये कॉल से रिलेटेड थी। अब वो स्टोरी क्या थी वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के उस पूरी कहानी की सीख ये थी, और उन्होंने बिल्कुल हम लोगों से शपथ दिलवाई थी, अगर अनजाने में इग्नोर हो जाए पेरेंट्स का कॉल, गाड़ी चला रहे हैं नहीं देख पाए कोई बात नहीं, बट अगर आपके सामने एक बार से 2 बार कॉल आ जाता है, आप कितनी भी अर्जेंट मीटिंग में हो, चाहे प्रधानमंत्री के साथ भी बैठे हो, उस कॉल को रिसीव करके सिर्फ उनसे इतना सा कह दो कि भाई बाद में कर लेंगे। क्योंकि उनने उसका जो दूसरा पक्ष सुनाया था, और लिटरली मैंने उसके बाद ऑब्जर्व किया, क्योंकि पहले तो मैं इग्नोर कर देती थी, झल्ला भी जाती थी कई बार मम्मी पे कि मम्मी जब एक बार में नहीं उठा पाई तो 3 बार में भी क्या उठाऊंगी, देख लेती तो एक बार में उठा लेती। मेरा ये तर्क होता था जो कि बहुत रॉन्ग था और रूट था। बाद में मुझे एहसास हुआ, बाद में मुझे समझ में आया वो जो अनुपम खेर वाले सेशन के बाद में, और फिर मैंने रियलाइज़ किया, बाद में देखा कि आपको एक कॉल लगाने के बाद अगर वो अपने काम में लग गए तब तो ठीक है, अगर उनका दूसरा कॉल आ रहा है, तीसरा कॉल आ रहा है, इसका मतलब है कि वो अपना सब काम छोड़ के वहीं पर बैठे हैं कि ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, और उतनी देर में उनका दिमाग इतने नेगेटिव सिनेरियो सोच लेता है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और मेरा कुतर्क क्या होता था, वही 21-22 साल में जो अपनी एकदम हाई एनर्जी रहती है, कुतर्क वाली भी थोड़ी सी रहती है, मतलब बुरा मत मानना, मैं अपनी बता रही हूँ, मेरी थी, मैं अपना बता रही हूँ कि जब एक बार में मैंने कॉल नहीं उठाया तो मैं 2 बार में कैसे उठा लूँगी, स्वाभाविक सी बात है। और मैं और बहुत गंदा बोलती थी, मैं बोलती थी मुझे कुछ हो थोड़ी जाएगा, जिंदगी तो रहूँगी। अब कहने के लिए ये बात उस समय मुझे लगती थी कि मैं तो लॉजिकल बात कर रही हूँ, जबकि आज के डेट में भी मैं सोचती हूँ तो मुझे समझ में आता मैंने कितनी रूड और वाहियात बात की थी। उतनी देर में पेरेंट्स क्या कुछ नहीं सोच लेते हैं। तो तब से मैंने फिर उन्होंने अनुपम खेर जी ने सबको शपथ दिलवाई थी, कसम दिलवाई थी वहाँ पे, जो भी हम लोग रखे हुए थे, जैसे हम लोग के हाथ में बुक थी तो उसकी उन्होंने कसम दिलवाई थी कि बुक एक मतलब एक सिम्बॉलिक टाइप से कि कसम खाओ, आज के बाद अगर इग्नोर हो गया तब तक तो ठीक है पेरेंट्स का कॉल, और अगर आपकी आंखों से दिख गया और अगर एक बार से 2 बार आ गया, हाँ ऐसी सिचुएशन है नहीं उठा पा रहे, एक बार इग्नोर कर दो, और दोबारा आता है तो उसको उठाओ, बोलो और फिर रखो, फिर अपना काम करो, चाहे सामने प्रधानमंत्री क्यों ना बैठा हो। तो तब से मेरा वो वाला पैटर्न है। तो मुझे याद आया मम्मी का तीसरी बार कॉल आया। अब कभी कभी तो वो एक बार करके भूल जाते हैं, याद रहता है कि हाँ कुछ होगा, और कभी कभी तो फिर वो पूरे टाइम ऐसे बैठे रहते हैं, क्या हो गया आज, ऐसा क्या हो गया। और पेरेंट्स की नेगेटिविटी को आप नेगेटिविटी भी नहीं कह सकते, वो इतने सिनेरियो सोच लेते हैं। कहने का मतलब ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे याद आई, क्या पता ये वाली स्टोरी आपके भी कभी फ्यूचर में काम आ जाए। कभी भी मत किया करो, कभी भी नहीं। मैंने की है ये हरकतें, बाद में बहुत पछतावा होता है। पता है बेटा, उनको सब पता है, मैं इसलिए स्टोरी बता रही हूँ, उनको सब मालूम है। बट उनका 2 से 3 बार आया, इसका मतलब है कि जरूर उनके मन से निकल गई होगी, है ना। उम्र हो जाती है एक, उसके बाद भूल भी जाते हैं। पता है उनको, वो तो दिन में एक बार के बाद दोबारा मुझे नहीं लगाती जब तक कि मैं फ्री नहीं हो जाऊंगी। पर अचानक से 3 बार आया, इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं भूल गई होंगी, हो सकता है कोई टेंशन हो गई होगी, नहीं जान सकते हम। पर जैसे ही मैंने बोला कि मैं क्लास में, बस उन्हें जल्दी से सॉरी बोल के रख दिया। सिचुएशन, ह्यूमन ब्रेन है ना, इमोशन से चलता है, ये मशीन से एकदम, ये रोबोट नहीं है। कुछ सिचुएशन में अलग काम करता है, कुछ सिचुएशन में अलग काम करता है कहीं। और जहाँ तक बात आती है पेरेंट्स की, वहाँ कोई लॉजिक काम नहीं करते। और पेरेंट्स में भी जब मदर की बात आती है तो वहाँ पे सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं, भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं कि ठीक है आप सही, बात खत्म। ये बस बात इतनी वो इसलिए मैंने बताई है, इसका इससे कोई संबंध नहीं था, वो तो फ़ोन उठा के मैंने रख ही दिया। वो बताने के पीछे आपका पर्पस सिर्फ इसलिए था क्योंकि मुझे वो वाली बात याद आ गई, अनुपम खेर वाली। क्या पता शायद आपके भी काम आ जाए, मैं आपको कसम तो नहीं दिलवा रही, बट आपके काम आ सकती है ये चीज़। चलिए जल्दी से लिखते हैं आगे का क्या चल रहा था। विधि का समान संरक्षण, तो इसमें प्रोफेसर डायसी ने ये 2 इसके लक्षण बताए हैं। अगला है कॉन्सेप्ट आपका विधि के समान संरक्षण का। विधि के समान संरक्षण का मतलब ये होता है कि इसमें तो हो गया सब लोग एक समान होंगे। विधि के समान संरक्षण का मतलब होता है कि विधि तक पहुंच सबकी समान होगी, पर विधि अकॉर्डिंगली ट्रीट करेगी लोगों को। जैसे कि यहीं से निकल कर आता है सकारात्मक भेदभाव का कॉन्सेप्ट, जिसमें अपन ने आरक्षण को अपना रखा है। महिलाओं बच्चों के लिए सरकार विशेष प्रावधान करती है, SC ST OBC वर्ग के लिए एजुकेशन में आरक्षण का, सीटों का, मार्क्स में छूट का प्रावधान करती है। अब तो बात ये आ जाएगी कि नहीं, अपन तो आर्टिकल 14 पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 14 मतलब समानता, और फिर अपन किसी के लिए आरक्षण के अगर प्रावधान कर रहे हैं तो ये तो असमानता का व्यवहार हो गया, ये बात भी तो आती है ना। तो अगर हम ये वाला कॉन्सेप्ट कहते हैं पहला वाला, विधि के समक्ष समता, तब तो ये वाली बात सही है कि हाँ किसी को सपोर्ट करना असमानता है। इसलिए भारत ने उसके साथ किसको अपनाया, विधि के समान संरक्षण को, कि हाँ हमारे यहाँ विधि के समक्ष सब समान होंगे, पर साथ ही साथ हर व्यक्ति की
कानून तक पहुंच समान होगी, पर कानून व्यवहार करेगा उनकी नीड और ज़रूरतों के अकॉर्डिंग। अगर किसी वर्ग को ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है तो ज़्यादा सपोर्ट भी समानता माना जाएगा, ये कहता है। तो जो विधि का समान संरक्षण शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है समान के साथ समान व्यवहार। कि सबके साथ समान नहीं किया जाएगा, एक समान लोगों के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। जैसे कि इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स में कोई कहने लगे कि यार वो 2 लाख देता है, मैं 20 लाख देता हूं, क्यों नहीं कह सकता? आयकर का स्लैब बना हुआ है कि भाई इतने लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो कोई आयकर नहीं लगेगा, इतने से इतनी अगर आपकी इनकम है तो आप इतने % दोगे, इतने से अगर इतनी बढ़ जाती है तो आप इतना % दोगे। तो हम क्या कर रहे हैं? समान के साथ समान व्यवहार कर रहे हैं। एक ही कानून आप सब पे लागू कर देंगे तो फिर समानता कैसे आएगी? तो यहीं से जो विधियों का समान संरक्षण है, इसके 2 मतलब हो जाते हैं कि विधि तक सबकी पहुंच समान होगी, सब बराबर होंगे, और इसमें समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ये नहीं कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। इसीलिए यहां से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है सकारात्मक भेदभाव। उसको भेदभाव भी नहीं कह सकते, वैसे तो उसको सकारात्मक विभेद कहते हैं, क्योंकि भेदभाव अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है। जैसे कि सरकार प्रयास करेगी कि महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण प्रावधान करे, विशेष छूटें दे, है ना, SC SC समुदायों के लिए, OBC वर्ग के लिए, अब EWS वर्ग के लिए वो भी इसमें शामिल किया गया है। तो वो सब कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं यहाँ से। तो भारत ने ना तो USA के समान पूरी तरह ये अपनाया है ओपन लिबरल कॉन्सेप्ट, और ना ही हमने ब्रिटेन के समान एकदम क्लोज कॉन्सेप्ट अपनाया है। हमने दोनों का कॉम्बिनेशन अपनाया है। तो आर्टिकल 14 में हमने भारत में समानता का अधिकार दिया है, तो बिल्कुल कॉम्बिनेशन के साथ दिया है, जिसमें हमने ब्रिटेन वाली विधियों का समक्ष समता भी अपनाई है और उसमें से हमने विधियों का समान संरक्षण भी अपनाया है। ठीक है, और इसके फिर कुछ अपवाद होते हैं तो वो अपन इसके बाद देख लेंगे। तो ये चीज़ क्लियर हुई। तो कहने का मतलब ये जो ब्रिटेन वाला कॉन्सेप्ट था स्लाइटली नेगेटिव था कॉन्सेप्ट में, और ये जो अमेरिका वाला कॉन्सेप्ट है ये अपने नेचर में पॉजिटिव है। ठीक, तो कुल मिला के इसका अर्थ यही है कि जो अपन आरक्षण के प्रावधान करते हैं या विशेष जो अपवाद होते हैं, तो वो बात ये आती है कि अपवाद क्यों, जब आपका समानता का अधिकार दिया गया है तो वो अपवाद नहीं है, कायदे से देखा जाए तो वो इसी का इम्प्लीमेंटेशन है। समझ में आया? क्लियर है? लिख लें। यह अवधारणा अमेरिका से ली गई है, ये तो लिख लिया होगा। इसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति की, इसका अर्थ है विधि का समान संरक्षण और विधि की समक्ष समता लिखा था, तो वो दूसरा वाला पोर्शन से लिख रहे हैं। अब भी आए ना, तो वो पहला वाला पोर्शन छोड़ दो, दूसरे वाले पोर्शन से लिख लो, पहले वाले के लिए जगह छोड़ दो। अभी यहाँ से शुरू ही हुआ है, इधर से लिख लो। प्रत्येक व्यक्ति की, इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति की कानून तक पहुंच समान होनी चाहिए। सभी की सामाजिक आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है, अतः कानून लागू करते समय इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। अतः कानून लागू करते समय इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। इस वाक्यांश के निम्न अर्थ हैं। वाक्यांश मतलब ये पूरा विधि का समान संरक्षण। इस वाक्यांश के निम्न अर्थ हैं। नंबर 1, कौन सा बता रही हूँ ना मैं, तो ये बता रही थी भाई कि वाक्यांश का मतलब ये पूरा वर्ड, ये सेंटेंस होता है। इस वाक्यांश के निम्न अर्थ हैं। नंबर 1, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। और दूसरा,
बिना भेदभाव के सभी की कानून तक समान पहुंच कुल मिला के अपन ने वो जो ऊपर पूरी बात लिखी है उसका सार तत्व हो गया पढ़ने के लिए, क्योंकि हमको पूरी ज़रूरी है। जब हमें आंसर में लिखना होगा तो हम बस ये लास्ट की 2 बातें लिखेंगे। जब हमसे पूछी जाएगी विधि के समक्ष समता क्या है, तो हम बिल्कुल वो लास्ट की बात बताएंगे। प्रोफेसर डायसी के अनुसार नंबर 1 नंबर 2। आपसे पूछा जाएगा विधि का समान संरक्षण क्या है, तो अपन ने ये जो लास्ट में लिखा है नंबर 1 नंबर 2, ऊपर की जो सारी एक्सप्लेनेशन है वो आपके समझने के लिए है, आपके नोट्स के लिए, पर मूल तत्व सार तत्व आखिरी वाला है। दोनों के लास्ट में वो वाला सेंटेंस भी जोड़ लो, यह एक नकारात्मक अवधारणा है, इस वाले में लिख लो यह एक सकारात्मक अवधारणा है, कि कल को अगर अंतर करने आ गया कि तुलना कीजिए। ब्रिटेन वाले में लिख लो विधि के समक्ष समता में पहले वाले कॉलम में यह एक नकारात्मक अवधारणा है। और विधि के समान संरक्षण में लिख लो यह एक सकारात्मक अवधारणा है। समझ में आया ना सकारात्मक और नकारात्मक क्यों कह रहे हैं? पहले वाले को नकारात्मक इसलिए कह रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो बुरा है, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट है किसी के भी साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो कहने सुनने में तो ये पॉजिटिव लगता है, पर इसका जो मूल भाव है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है कि कोई भेदभाव कैसे नहीं करना पड़ेगा ना, अमीर और गरीब को एक तराजू पे आप नहीं तोल सकते। और दूसरा वाला जो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि हम समान के साथ समान व्यवहार करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम भेदभाव भी करेंगे, और वो भेदभाव कैसा वाला होगा? सपोर्ट करने वाला होगा, सकारात्मक किस्म का होगा। तो इस वजह से इसका नेचर हो जाता है पॉजिटिव, उस वाले का नेचर हो जाता है नेगेटिव। पर दोनों की ज़रूरत है, इसलिए भारत ने दोनों के कॉम्बिनेशन को अपनाया है, उसको भी अपनाया है और इसको भी अपनाया हुआ है। ठीक है, दोनों का उद्देश्य एक ही है, अल्टीमेटली क्या करना, विधि और अवसर की समानता जो अपन अनुच्छेद 14 में दे रहे हैं, चाहो तो लिख लो। कभी मान लीजिए तुलना करने के लिए आ गया कि विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष क्षमता की तुलना कीजिए, तो आप ये 3 पॉइंट के आधार पे बता सकते हैं, ये इससे लिया है, ये इससे लिया है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एक तरफ इसका अर्थ बता दोगे, एक तरफ इसका अर्थ बता दोगे, और लास्ट में लिख दोगे हद। क्योंकि तुलना का मतलब अंतर बताओ नहीं होता, तुलना का मतलब होता है कंपेयर करो। जरूरी नहीं है कि नेगेटिव नेगेटिव ही अंतर हो, पॉजिटिव अंतर भी तो हो सकता है ना। अगर मैं कहूँ कि इस वाली बॉटल की दूसरी मेरे पास बॉटल है, इससे तुलना करो, अंतर बताओ बोलूंगी तो सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव अंतर बताओगे, पर तुलना करो बोलूंगी तो आप ये भी तो बताओगे दोनों की साइज एक ही है, शेप एक ही है, पर कलर अलग है, ये प्लास्टिक की है, दूसरी स्टील की है। तो तुलना का मतलब जरूरी नहीं है कि हम उसके सिर्फ नेगेटिव अंतर बता रहे हो। तो लास्ट में अपन ये लिख सकते हैं, हालांकि दोनों का उद्देश्य एक ही है। तो लिख लो, इसको भी लिख ही लो, आंसर में काम आएगी ये लाइन। हालांकि दोनों ही अवधारणाओं का उद्देश्य विधि, अवसर और न्याय की स्वतंत्रता स्थापित करना है। विधि, अवसर और न्याय की, इस कीवर्ड को आप अंडरलाइन कर लेना, विधि, अवसर, न्याय की समानता स्थापित करना है। ठीक है, तो अब ये तो हमने समझा अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है, विधि का शासन, और विधि के शासन का मतलब क्या कह रहा है वो। अब इसके कुछ अपवाद भी होंगे, वो भी देख लेते हैं। हाँ, कौन सी? समान पहुंच होगी मतलब ये कि जैसे आप सोचकर देखिए, मूल अधिकारों का हनन होने पर हम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो सबकी समान पहुंच होने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई गांव में रहने वाला गरीब व्यक्ति है, ठीक है, भले ही वो पढ़ा लिखा नहीं है, भले ही उसको कानून की समझ नहीं है, तो क्या वो उसको अधिकार नहीं है कि वो अपने लिए मतलब अपने लिए न्याय की मांग कर सके? है ना, भले उसको समझ नहीं आता है पर उसको अधिकार तो है जाने का। क्या कोई कोर्ट कभी ये कह के किसी को भगा सकता है, नहीं नहीं आप एजुकेटेड नहीं हो, नहीं नहीं आपकी इतनी इनकम नहीं है, आप इसके क्राइटेरिया में नहीं आते, तो नहीं आपको न्याय नहीं मिलेगा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अभी आप उसको ऐसे फील करके देखो, वो अभी आपको समझने में उसको इसलिए दिक्कत हुई क्योंकि अपन को लग रहा है कि हाँ कानून में तो सब जा सकते हैं,
तो इसका क्या अर्थ हुआ? हम जा सकते हैं, हम इस चीज़ को लेके इतने स्वाभाविक इसलिए हैं क्योंकि ऑलरेडी संविधान में ये लिखा हुआ है। तो समान पहुंच होने का मतलब ये होता है कि किसी के अमीर गरीब के आधार पर या लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर या किसी भी आधार पर हम ये नहीं, कानून से किसी को वंचित नहीं कर सकते कि नहीं 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 तुमको इसके लिए ये करके आना पड़ेगा, उसके बाद ही, जैसे अपन एग्जाम में क्राइटेरिया बना सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि नहीं इतनी इनकम के ऊपर वाले भरेंगे, इस वाले को छूट नहीं मिलेगी, स्कॉलरशिप है ना। बट कानून के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि नहीं 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 तुम तो पहले इसके लिए तुमको इतना एलिजिबल होना पड़ेगा, तभी तुम कानून के अपने लिए न्याय की डिमांड कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि कानून तक सबकी पहुंच होना ज़रूरी है, और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है, वो जो कॉन्सेप्ट है वो है यूएसए का विधि के समान संरक्षण। अब जब तुम्हारी पहुंच हो जाएगी कानून तक, तब फिर वो दूसरा कॉन्सेप्ट लागू होगा, विधि के समक्ष सब लोग समान होंगे। तो समान पहुंच का मतलब है हमारी तरफ, है ना, हम जा रहे हैं न्याय की तरफ, और विधि के समक्ष समान सब होंगे, ये उनकी तरफ से हो गया कि अब तुम उन तक पहुंच गए हो तो उनके लिए आप सब एक समान होंगे। तो वो जो दोनों ही शब्द हैं, एक टर्मिनोलॉजी कह रही है हम जा सकते हैं कानून तक, और दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या कह रही है कि कानून तक जब तुम पहुंच जाओगे उसकी नज़र में भी तुम सब समान होगे। तो ये दो शब्द इन दो चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं, है ना, क्लियर है। इसके बाद इसके अपवाद हैं। अपवाद कैसे हैं? अपवाद ऐसे हैं कि बात ही आती है कि समानता की जाएगी, तो कुछ अपवाद तो अपन आर्टिकल 15 में पढ़ेंगे, वो तो अलग है ना, वो पॉजिटिव भेदभाव वाले तो अलग हैं कि महिलाओं बच्चों के लिए होगा, SC ST OBC के लिए सरकार बनाएगी, EWS वर्ग के लिए कुछ छूट देगी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। आप अपवाद का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि भाई विधि के समक्ष सब समान होंगे, ठीक है, अच्छी बात है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब कुछ है, अच्छी बात है, विधि का सबको समान संरक्षण होगा, यहाँ तक भी अच्छी बात है। पर कुछ पद ऐसे होते हैं कि उनकी गरिमा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए कानून के समक्ष सब समान है और पूरी देश की आस्था जिस पद में है वो है राष्ट्रपति का पद। प्रधानमंत्री के पद के साथ अलग कहानी है, प्रधानमंत्री को आप चुन के भेजते हैं, जिस दिन आपका प्रधानमंत्री में भरोसा खत्म हो जाएगा उस दिन आप उसको वोट नहीं दोगे, तो वो तो आपके हाथ में है। पर जो हमने राष्ट्रपति का पद चुना है उसको हमने प्रत्यक्ष वोटिंग से नहीं चुना है, अप्रत्यक्ष वोटिंग से। और राष्ट्रपति के पद की हमने इतनी गरिमा मान रखी है कि कभी भी सिर्फ राष्ट्रपति तक नहीं कहा जाता, महामहिम राष्ट्रपति, है ना, और राष्ट्रपति को देश का प्रथम पद माना जाता है। अब जब इतना बड़ा प्रमुख पद है, मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से बड़ा पद है और ऐसे भी बड़ा पद है, भले ही पावर्स ना हो डायरेक्टली, पर है तो घर का मुखिया जैसे, भले घर के मुखिया घर के दादाजी हैं, भले ही वो काम नहीं करते हैं, आप करें, आपके पापा करें, आपके चाचा करें, आपका परिवार करे, पर घर का नाम किसके नाम से चलता है? दादाजी हैं, जब तक दादाजी के नाम से ही चलता है, तो उनकी गरिमा है। उनके सामने भले ही वो गलत कह रहे हो फिर भी आप सर झुका के सुन लेते हो। ये क्यों करते हैं हम? उस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए। तो अब अगर ये तो घर की बात हुई, अब जब देश की बात आती है तो देश के मामले में जो हमारे देश का मुखिया है उसके पद की गरिमा हम कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ तो संवैधानिक शासन व्यवस्था है, तो उसके लिए कुछ अपवाद रखना जरूरी है। तो इसी के तहत अपवाद शामिल किए गए हैं, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद के लिए, कि जब तक वो पद पे रहते हैं तब तक उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल कार्यवाही नहीं की जा सकती। मान लीजिए क्रिमिनल कार्यवाही तो की ही नहीं जा सकती, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति उस पद तक पहुंचा होगा वो ऐसे बैकग्राउंड से तो नहीं होगा। और मान लीजिए अगर इस चीज़ को ओपन रख दिया जाता तो आप समझ रहे हो, क्या पता कोई षड्यंत्र हो जाए उनके खिलाफ और उस पद की गरिमा को धूमिल करने का प्रयास किया जाए। अभी जैसे कि मान लीजिए आपके सांसदों पे, आपके MLAs पे, MPs पे केस चलते रहते हैं, पेंडिंग रहते हैं, भले ही वो दोष सिद्ध नहीं हुए, पर केस चलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी नज़रों में उनकी जो रिस्पेक्ट होती है वो धूमिल तो होती है। भले ही आप उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहें, अलग बात है, पर आप उस सम्मान की नज़र से देख पाते हैं कि जितनी सम्मान की नज़र से आप राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद को देखते हैं, क्योंकि वो पद की गरिमा को बनाए रखना जरूरी है। तो इसलिए इसमें अपवाद शामिल किया गया कि हाँ, विधि के समक्ष सब समान है, विधि का समान संरक्षण है, सब कुछ ठीक है, पर राष्ट्रपति का पद है, राज्यपाल का पद है, जिस समय वो पद पर हैं उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल कार्यवाही नहीं की जाएगी। अब क्रिमिनल कार्यवाही मतलब फौजदारी कानून, पर दूसरे दीवानी कानून भी होते हैं, है ना, जिनको राजस्व कानून कहते हैं। दो टाइप के होते हैं, सिविल होते हैं और आपके क्रिमिनल होते हैं। अब मान लीजिए कभी क्या पता ऐसी सिचुएशन बन जाए कि भले उनने पद पे रहते हुए कोई क्रिमिनल कार्यवाही ना की हो, पर कोई केस ऐसा बन जाए जो कि सिविल सूट से रिलेटेड हो, अब वो भी नहीं करेंगे क्या? तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है कि वैसे तो कोशिश है कि नहीं करा जाए, पर सिविल वाले केस अगर आ जाएं तो 2 महीने पहले आप उसको सूचना दोगे कि भाई तुम्हारे खिलाफ ऐसा कुछ होने वाला है। ऐसा नहीं कि हो गया और उसके बाद बता रहे हो कि तुम्हारे खिलाफ केस हो चुका है। तो वो उससे भी उनको संरक्षण दिया गया है कि अगर कभी ऐसी नौबत आती है कि सिविल केस उनके खिलाफ बनता है तो उनको 2 महीने पहले सूचना दी जाएगी। और ये सब किया गया है उस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए, क्योंकि अब आपको एक मन में ये आ सकता है कि फिर ऐसे तो गलत हो जाएगा। तो आप देखो तो उस पद को तो वैसे भी डायरेक्ट पावर है नहीं ना,
पावर्स तो वैसे भी इनडायरेक्ट हैं, और जो व्यक्ति चुन के वहाँ तक जाएगा वो कोई साधारण व्यक्ति वैसे भी नहीं होता है, जो एक्टिव पॉलिटिक्स से हट चुके होते हैं, जिनके बहुत वैसे राजनीतिक मोटिव नहीं होते हैं। कायदे से वही लोग पहुँचते हैं ना राष्ट्रपति पद तक, वो लोग थोड़ी पहुँचते हैं जिनको वोट चाहिए, जिनको चुनाव जीत के आना है। वो लोग पहुँचते हैं जो बहुत सार्वजनिक पदों पे सम्मानजनक अपना कैरियर बना चुके होते हैं। तो उस पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए ये किया गया है। दूसरी चीज़, जैसे कि भारत में ऑफिस है यूएन का, यूनाइटेड स्टेट्स की, मान लो यूनाइटेड नेशन है अंतर्राष्ट्रीय संस्था, WTO अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यालय भारत में होते हैं। अब भारत में वहाँ पे भारतीय भी काम कर रहे होंगे और विदेशी भी काम कर रहे होंगे, जिनकी अपॉइंटमेंट वहाँ से हुई होगी, यूएन की तरफ से हुई होगी। भारत में सबकी एम्बेसीज होती हैं सारी कंट्री की, उनके राजदूत यहाँ पे एम्बेसडर्स काम कर रहे होते हैं। अब मान लीजिए उनके कुछ परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि उनके खिलाफ केस करना है। अब उनके खिलाफ अगर आपके देश में केस होने लगे तो आपके देश के किसी राजनयिक के खिलाफ उसके देश में भी तो केस हो सकता है, और हर देश के कानून अलग हैं, हर देश की परिस्थितियां अलग हैं। भारत का कोई व्यक्ति ब्रिटेन में है, भारत में अलग तरह के कानून लागू होते हैं, और वो ब्रिटेन में है और वहाँ अलग तरह के कानून लागू होते हैं, और उसके ऊपर कोई केस हो जाए, ना तो उसको यहाँ से घर से सपोर्ट मिल पाए, ना ही कोई ऐसी परिस्थिति बन पाए। तो दूसरा अपवाद रखा गया है, जो विदेशी एजेंसियां हैं, यूएन वगैरह हैं, एम्बेसडर्स हैं, राजदूत हैं, उनके खिलाफ केस नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ फिर अलग व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए फिर प्रशासनिक कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं, उनके देश खबर भेजी जा सकती है, उनके देश में केस चल सकता है। ऐसा नहीं कि उनको छूट है, बस उनको इस देश में नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारे भी तो बाहर रह रहे हैं, उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो वहाँ प्रशासनिक कार्यवाहियाँ होती हैं, पर सिविल केस और क्रिमिनल केस उनके खिलाफ नहीं होते हैं। एक और इसमें अपवाद डाला गया है इमरजेंसी के बाद, वो अपवाद ये डाला गया है कि जो संसद में सांसद जो बोलते हैं, बहसें चलती हैं, तमाम बातें हैं, कई बार गर्मा गर्मी हो जाती है, कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो वो मीन नहीं करते हैं या जिसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होते हैं, और उनके खिलाफ अगर केस होने लग जाए तो, कि इन्होंने ऐसा बोला था, इसकी अवमानना हो गई थी, मानहानि का केस हो गया, तो फिर तो मतलब बोलने से ही लोग बचने लग जाएंगे। तो जो वो वहाँ पर पार्लियामेंट में बोलते हैं, एक तो उसके खिलाफ भी कोई ऐसा केस नहीं हो सकता है। ये इतनी सारी बातें इसलिए स्पष्ट की गई हैं क्योंकि इस आर्टिकल में क्या कहा है कि विधि के समक्ष सब समान है। तो फिर बात ही आ जाएगी ना, फिर वो समान क्यों नहीं है। अब वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, किसी मुद्दे पर बहस चल रही है, और फिर ऐसे तो फिर उस चीज़ को आधार बना के केस पे केस लगते रहेंगे, फिर इंसान स्पष्ट रूप से बहसें भी नहीं करेगा। कई बार बहस की ज़रूरत होती है, कई बार हो सकता है ऐसी बात बहस में बोल दी जाती है जो वो मीन नहीं करते हैं, पर वो उस हीट ऑफ द मोमेंट की मतलब कहना चाहिए एक ज़रूरत होती है, क्योंकि उस बहस के बाद कुछ कंस्ट्रक्टिव भी निकल के आता है। वो बात अलग है कि अपने पार्लियामेंट में कभी बार ऐसी बकवास बातें भी होती हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता है। अब वो है ना, हर चीज़ अगर चावल है तो घुन भी होगा, बट उसका पर्पज़ क्या है, वो ये है, उसका पर्पज़ ये है कि भाई कंस्ट्रक्टिव बहसें होंगी तभी तो कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन निकलेगा। अगर मान लीजिए अभी अपन बैठ के किसी बारे में बात करें और यहाँ पर आप सब अपना अपना ओपिनियन रखने की मैंने आपको छूट दे रखी है, मैंने मतलब जो भी यहाँ पे खड़ा हुआ है उसने आपको छूट दे रखी है। हो सकता है आपके कई ओपिनियन बिल्कुल काम के ना हो सकता है कई आपके ओपिनियन बहुत ईगो बेस्ड हो, कई बार आ जाते हैं, पर क्या वो ज़रूरी नहीं है? ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आप भी जब उस मुद्दे को रखोगे तो आपको भी उसके बाद ही तो पता चलेगा कि कितना गलत था कितना सही था। और कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन तो हमेशा ज़रूरी होता है, उस ओपिनियन के बाद ही तो बात निकल कर आएगी, फिर जो अच्छा कंक्लूजन निकल कर आएगा उसमें सब एग्री हो नहीं हो, मे भी दोनों कंडीशन हो सकती हैं, पर कुल मिला के उस मोमेंट पे जब हम कोई चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं तो सहमति और असहमति दोनों रखने का अधिकार है ना, तब तो कोई पॉजिटिव निकल कर आएगा कंस्ट्रक्टिव कि हाँ ठीक है यार, ये चीज़ मैंने पहले सोची थी बट अब मुझे ऐसा नहीं लगता। एक हेल्दी वे ये होता है, और उस हेल्दी वे को बनाए रखने के लिए अपवाद डाले गए, नहीं तो पता चला बाहर निकल के गए MP MLA और उनके खिलाफ केस हो गए कि तुम वहाँ क्या बोल रहे थे बताओ। दूसरी चीज़ कि वहाँ पर वो लोग जो बोलते हैं उसका अगर कोई प्रकाशन कर दे, ज्यों का त्यों टीवी पे दिखा दे, तो उसके खिलाफ भी केस नहीं किया जा सकता। अब आपको लग रहा है हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो देखते ही हैं पार्लियामेंट की इतनी सारी बहसें आती हैं इसलिए आती हैं क्योंकि इसमें डाला गया है अपवाद, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे ऐसी सिचुएशन बन गई थी, इमरजेंसी के हालात अलग थे, तो वहाँ पे ऐसी सिचुएशंस भी बन गई थी कि पता चला पार्लियामेंट में जो कुछ कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, और अगर उसको न्यूज़पेपर्स में छाप दिया गया या किसी राइटर ने लिख दिया तो उसके खिलाफ भी केस होके वो भी जेल जा रहे थे। इसलिए ये बाद में संविधान संशोधन करके डाला गया है, जब मोरारजी देसाई जी की सरकार आई थी 1978 में इमरजेंसी के बाद में, तब फिर ये प्रावधान डाले गए कि भाई पार्लियामेंट में जो कुछ चल रहा है अगर उसको बोलने वाले को छूट है तो सुनने वाले को भी तो छूट होना चाहिए,
ठीक है, आपको छूट है क्योंकि आप कंस्ट्रक्टिव बहस करो ताकि कुछ कंक्लूजन अच्छा निकल कर आए, बट उसको सुनने का भी तो बाहर के लोगों को ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये थोड़ी ना कि आपने जो बोला अगर किसी को बाहर बता दिया गया तो उस पर भी उसके खिलाफ केस हो जाएगा। क्योंकि अभी तो खैर बहुत लाइव कार्यवाहियाँ होती हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, पर पहले क्या होता था, वो जो गैलरी होती है पार्लियामेंट की, उसमें कुछ रिपोर्टर्स को ही मतलब जिनको अथॉरिटी है वही बैठ सकते थे, और पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता था किसने क्या बोला क्या नहीं बोला। और अगर वो कोई किसी ने छाप दिया तो इमरजेंसी के टाइम पे कुछ केसेस ऐसे हुए थे कि उनको जेल में डाल दिया गया था। तो कुल मिला के जो विधि के समक्ष समता है कि कानून की नज़र में सब समान होंगे, इसमें ये कुछ छूटें दी गई हैं, नहीं तो फिर ऐसे तो केसेस बढ़ते चले जाएंगे और विवाद बढ़ते चले जाएंगे। तो वो अपवाद लिख लें, है ना। अभी तो मैंने आपको एक कहानी के तौर पे बताए हैं, अब उनको अपन एक आर्टिकल के तौर पे लिख लेते हैं, अनुच्छेद के तौर पे। लिखिए अनुच्छेद 14 के अपवाद। सबसे पहले लिखिए, विदेशी राजनयिकों के विरुद्ध विदेशी राजनयिक बोलते हैं एम्बेसडर्स को, विदेशी राजनयिकों के विरुद्ध भारत में सिविल और आपराधिक मुकदमे, सिविल और आपराधिक मुकदमे, इसी सिविल को कह देते हैं दीवानी और इसी आपराधिक को कह देते हैं फौजदारी, दो तरह की चलते हैं। सिविल और आपराधिक मुकदमे नहीं किए जा सकते। दूसरा लिखिए, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 के अनुसार संसद सदस्यों द्वारा सदन में कही गई, सदन में हाउस, पार्लियामेंट हाउस, सदन में कही गई किसी बात के लिए, किसी बात के लिए न्यायिक कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती, न्यायिक कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती। ठीक, ये है संसद के लिए, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। सेम प्रावधान विधानमंडलों के लिए किए गए हैं 194 में। तो ब्रैकेट में यहाँ नीचे करके लिख लो, कभी प्रीलिम्स में रहे तो पता रहना चाहिए अपन को। यही प्रावधान अनुच्छेद 194 में, आर्टिकल 194 में राज्य विधानमंडलों के लिए है, राज्य विधानमंडलों के लिए है। तो 105 है संसद के लिए और 194 है विधानसभा विधान परिषदों के लिए। अगला लिख लीजिए, अनुच्छेद 361, नेक्स्ट आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद को कुछ विशेष छूटें दी गई हैं। विशेष छूटें दी गई हैं। इसका सब पॉइंट बना लीजिए। नंबर 1, छूटें कौन कौन सी हैं? नंबर 1, पद पर रहते हुए कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती। पद पर रहते हुए कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती।
दूसरा, उनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी सिविल मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए भी सिविल मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, किंतु यदि आवश्यक हुआ तो दो माह पूर्व ये 2 माह पूर्व को अंडरलाइन कर लेना, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 2 माह पूर्व सूचना दी जाएगी। तीसरा लिख लीजिए इसी में, तीसरी छूट, अपने कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी कार्य के लिए अपने कार्यकाल के दौरान किए गए किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय में जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। जैसे कई बार कोई स्कैम आते हैं, घोटाले आते हैं, कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, पूरी लिस्ट निकलती है, पर पता चला अगर ये प्रावधान ना होता तो सबसे पहले लपेटे में ये भी आ जाते कि भाई इनका कार्यकाल था। और ये क्यों किया गया है प्रावधान? क्योंकि हर काम किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से होता है। राज्य में राज्यपाल के नाम से, देश में राष्ट्रपति के नाम से। अब करने वाला कोई है, साइन करने वाले ये हैं, और कल को कुछ हो तो पता चला ये बात आ जाए कि इनके कार्यकाल के दौरान हुआ था, इनके सिग्नेचर से हुआ था, तो भाई सिग्नेचर करने की अथॉरिटी है वो उनका कार्यपालिका का प्रमुख बनाया गया है। पता चला कुछ भी घोटाला हो जाए उसका भी जिम्मेदार उसको ठहराने लग जाए, इसलिए ये वाला प्रावधान किया गया है। ठीक, अगला इसी में जो बाद में ऐड किया गया था, वो जो मैंने आपको बताया था इमरजेंसी वाला, कार्यवाही के प्रकाशन वाला, वो इसी का सब क्लॉज है 361A। अगला लिख लो अपवाद 361A, या उसी को लिख लो हिंदी में 361 का, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों तरीके होते हैं लिखने के। नेक्स्ट 361 का के अनुसार सदन की कार्यवाही उसको कहा जाता है सदन की कार्यवाही का सत्य प्रकाशन। उसको पूरा लिख लीजिए, सदन की कार्यवाही के सत्य प्रकाशन। सत्य प्रकाशन को अंडरलाइन कर लेना चाहे तो, कीवर्ड है सदन की कार्यवाही के सत्य प्रकाशन पर सिविल या आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सिविल या आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, और एक और अपवाद इसी समय निकल कर आया था, उसको लिख लो, फिर उसका मैं मतलब समझा देती हूँ, क्योंकि ये सारे अपवाद इसलिए पता होने चाहिए, प्री में कभी आ जाएं, पेपर कभी टफ आए तो, बाकी मेंस में सब कुछ रटा होना जरूरी नहीं है। मेंस में तो अपन अपवाद करके कोई भी 1-2 उदाहरण करके लिख सकते हैं। इतने सारे मैं इसलिए लिखवा रही हूँ, प्री के लिए पता होने चाहिए और उतनी डिटेलिंग की हमें जानकारी होनी चाहिए। बाकी जब अपन मेंस के आंसर में लिखेंगे तो उसमें तो कॉमा कॉमा करके 1-2 उदाहरण करके लिख दो, काम खत्म। इतनी डिटेलिंग अपने दूसरे पर्पस के लिए है, तो लिख लो उसको, फिर उसका मैं मतलब समझाती हूँ। अगले अपवाद को, अनुच्छेद 31 गा 31 गा, अनुच्छेद 31 गा के अनुसार यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी, यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए
अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है तो मौलिक अधिकारों के हनन के नाम पर, मौलिक अधिकारों के हनन के नाम पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए इसका क्या मतलब है और क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस इसका समझ में आएगा अभी अपन जब मूल ढांचा पढ़ेंगे, तब इसका इंपॉर्टेंस आपको और क्लियरली समझ में आएगा। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अपन ने अभी पढ़ा आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है? कोई भी कानून, कोई भी विधि, कोई भी नियम अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो निरस्त किया जा सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ठीक है, अब ये हम कह चुके हैं आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 14 से शुरू हो गए आपके मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार हैं आपके अधिकार, और इसके बाद अपन पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व। वो हैं सरकार के मौलिक एक नैतिक कर्तव्य, है ना। भले ही वो कानूनी बाध्यकारी नहीं है पर लागू तो करने पड़ेंगे। अब मान लीजिए पब्लिक वेलफेयर में कोई चीज़ लागू करनी है, कोई प्रावधान लागू करना है और उसकी वजह से समानता का अधिकार का उल्लंघन होता है, जो कि हो सकता है, क्योंकि जब भी आप किसी एक वर्ग को एक्स्ट्रा सपोर्ट करेंगे तो किसी का तो किसी के साथ तो असमानता होगी ना। और कोई ये कहे कि नहीं ये तो समानता के अधिकार का उल्लंघन है, नहीं आर्टिकल 13 तो न्यायिक पुनरावलोकन कहता, तो आप समझ रहे हो वो लूप वहीं कोर्ट केस में फंसता चला जाएगा और कोई भी काम कभी हो नहीं पाएगा। इसलिए ये वाला अनुच्छेद बाद में संविधान संशोधन द्वारा डाला गया था। जब ये 361 का डाला गया था उसी समय पर इसको भी डाला गया था, क्योंकि ये वो दौर था जब सरकारें नीति निर्देशक तत्वों को देश में लागू कर रही थी। जब संविधान बना था तब हमने क्या किया था? मौलिक अधिकारों को तो बना दिया था न्यायोचित कि इनके हनन पे हम जा सकते हैं, पर जो नीति निर्देशक तत्व हमने शामिल किए थे उसको हमने न्यायोचित नहीं बनाया था, क्योंकि देश की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी। क्योंकि अपन अभी पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व तो आपको क्लियर होगा, उसमें जो सारी बातें कही गई हैं, देश की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि तुरंत लागू किया जा सके, तो उनको उनने कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं बनाया। पर सरकारें कभी चल के तो करेंगी वेलफेयर के काम, और पता चला जब भी सरकार कोई वेलफेयर का काम करे किसी अनुच्छेद के लिए और पता चला कोई व्यक्ति यहाँ कोर्ट पहुंच जाए कि ये तो असमानता का व्यवहार है, ये तो समानता का उल्लंघन है, इसलिए ये वाला डाला गया था। तो ये भी एक तरह से अनुच्छेद 14 का क्या है? अपवाद हुआ कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो कोर्ट नहीं जाया जा सकता, वो चीज़ इसमें स्पष्ट कर दी गई है। बाकी इसके और क्या डिटेल मीनिंग है ये आपको समझ में आएगा जैसे अभी अपन डीपीएसपी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपने नीति निर्देशक तत्व नहीं पढ़े हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस अभी उतनी फील नहीं हो सकती। तो अभी समझ में तो आ गई आपको मेरी बात, और डिटेल्ड मीनिंग क्या है इसके अभी डीपीएसपी के समय पे समझ में आ जाएंगे। पर ये अब प्रावधान में आपको तब लिखवाती, उससे अच्छा यहाँ लिखवा तो दे, फिर वहाँ पे अपन इसको दोबारा समझ लेंगे। तो समझ में आया? आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता। और विधि के समक्ष समता में क्या कहता है? दो बातें, विधियों का समान संरक्षण और विधि का समान संरक्षण, और दूसरा क्या? विधि के समक्ष समता। एक का कॉन्सेप्ट नेगेटिव है, एक कॉन्सेप्ट पॉजिटिव है। नेगेटिव वाले कॉन्सेप्ट का मतलब सिंपल सा इतना है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, पर कुछ वर्गों के साथ भेदभाव होना जरूरी है, सकारात्मक भेदभाव, उनको आगे उठाने के लिए इसी वहीं पर काम आता है आपका विधियों का समान संरक्षण। और इस पूरी कहानी के जो अपवाद हैं वो अपन ने यहाँ पे देख लिए कि ये इसके सारे अपवाद हैं। अब ये तो एक बात हो गई कि ठीक है विधि का समान संरक्षण, विधि के समान सब समान होंगे, ये तो एक नैतिक बात हो गई ना, विचार हो गया। लागू कैसे होगा? लागू तो तब होगा ना जैसे मैं आपसे नैतिक बात कह दूं कि हैंडराइटिंग सुधारो, सुंदर राइटिंग से नंबर मिलते हैं, तो अच्छी बात है, ये तो नैतिक बात हो गई। कैसे करना है ये भी तो बता दो। तो जब मैंने बोला कि नहीं इसके लिए आप 2 लाइनर कॉपी ले लो, उसमें लिख लो, फिर यहाँ पे आपके मन में प्रश्न आया क्या हम यही करते रहेंगे, तो फिर मैं यहाँ पे ये कहूँगी नहीं आप एक काम करो, कुछ भी मत लिखो, जो पढ़ के जाते हो वही लिख लो, रिवीजन भी हो जाएगा, राइटिंग भी। तो ये जो अपन बात कर रहे हैं ये क्या है? उसको लागू करने के तरीके हैं। पहली बात क्या थी? नैतिक विचार कि सुंदर हैंड राइटिंग से अच्छे नंबर मिलते हैं, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। लागू कैसे करना है? तो लागू ऐसे करना है। फिर उसमें जब आपके प्रश्न आते हैं कि फिर ऐसा कैसे वैसा कैसे, फिर अपन जो और बातें करते हैं वो क्या हो जाते हैं? उसके क्लॉज और सब क्लॉज। बिल्कुल वैसे ही आर्टिकल 14 ने तो नैतिक बातें कर दी कि विधि के लिए सब समान होंगे, समान संरक्षण होगा, पर होगा कैसे वो क्लियर किया गया है आर्टिकल 15 में और आर्टिकल 16 में कि कैसे होगा। तो भाई ऐसे होगा कि जो भी प्रावधान किए जाएंगे कि लिंग के आधार पर, वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर किसी को रोजगार के अवसरों से वंचित नहीं किया जाएगा।
सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे, इस तरह से किया जाएगा। फिर उसमें अपवाद भी जोड़े गए, किंतु महिलाओं और बच्चों के लिए सरकार प्रावधान कर सकती है। SC ST OBC वर्ग के लिए सरकार शैक्षिक संस्थाओं में कुछ मार्क्स की छूट, नंबरों की छूट, फीस की छूट कर सकती है। EWS वर्ग के लिए भी छूटों का प्रावधान अब भी आर्टिकल ऐड करा गया है। तो इस तरह से जो आर्टिकल 14 में अपन ने जितनी बातें की हैं, तमाम नैतिक बातें, वो नैतिक बातों को बिल्कुल एग्जीक्यूट करता है कौन? आर्टिकल 15। इसलिए आर्टिकल जो 15 है, अभी अपन ने देखा आर्टिकल 14 के कोई सब क्लॉज थे क्या? कुछ नहीं था, सिंपल था, विधि के समक्ष सब समान होंगे, वो तो शब्द थे, वो तो अपन ने अपने समझने के लिए इतनी डिटेल में पढ़ लिए हैं, पर उसकी बात क्लियर थी एक लाइन में। पर जो आर्टिकल 15 है, इसके कई सारे क्लॉज हैं, 6 क्लॉज हैं। आर्टिकल 15(1) क्या कह रहा है, 15(2) क्या कह रहा है, क्योंकि वो आर्टिकल 14 को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक, तो आर्टिकल 15 में क्या क्या कह रहा है उसको लिख लेते हैं, वही सारी बातें हैं। हाँ जी, सिविल मुकदमे 2 तरह के होते हैं, है ना। एक होते हैं सिविल मुकदमे, दीवानी मुकदमे। दीवानी मुकदमों के अंदर आते हैं जैसे तलाक के केस, शादी के केस, आपके विवाह जो होते हैं, आपके जमीन के मुकदमे, इस तरह के जो मुकदमे होते हैं जो आपके सिविल नागरिकों से संबंधित होते हैं, आपसे और हमसे जो संबंधित तमाम मुद्दे होते हैं, वो होते हैं दीवानी मुकदमे। उन्हीं को कह देते हैं राजस्व मुकदमे या सिविल। सिविल से मतलब है यहाँ नागरिक, है ना। क्रिमिनल मुकदमे, अब हर कोई तो क्रिमिनल नहीं होता। क्रिमिनल मुकदमे जैसे कि मर्डर के, चोरी के, रेप के और भी तमाम जितने भी क्राइम होते हैं, तो वो मुकदमे होते हैं क्रिमिनल मुकदमे। अब वो मुकदमों को डील करने का तरीका अलग होता है और इन मुकदमों को डील करने का तरीका अलग होता है। वो उस मिक्सिंग से बचने के लिए, क्लैरिटी के लिए शुरुआत से ही कानूनों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, सिविल मुकदमों में और क्रिमिनल मुकदमों में। जैसे कि जब अपन इसमें जो पावर मिलती हैं, SDM को पावर मिल जाती है, मजिस्ट्रेट पावर मिल जाती है, M जुड़ जाता है ना। जब वो जैसे कि कलेक्टर, आपने सुना होगा कलेक्टर को कलेक्टर बोलते हैं और उसको DM भी कहते हैं, है ना। कलेक्टर जो शब्द है, पद एक ही है, पर उसके वहां से 2 पावर्स निकल कर आते हैं। जब वो दीवानी और राजस्व मुकदमों मामलों का उच्च पद होता है, तब उसके लिए शब्द होता है कलेक्टर। और ये शब्द आया भी कैसे था मालूम है? राजस्व को कलेक्ट करने से, क्योंकि उस समय पे जब ये पद बना था तो कलेक्टर का अधिकार होता था कि जो भूमि कर है उसको कलेक्ट करने का अधिकार भी उसी के पास था। तो नाम भी देखो कहाँ से आया है, पैसा कलेक्ट करने से पद का नाम बन गया कलेक्टर, और वो आज तक पद चल रहा है कलेक्टर। वहीं उसको DM कब कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जब उसके पास आपराधिक मुकदमों की भी पावर होती है तब उसको कहा जाता है DM। तो पद एक ही रहता है, पर उसको जो पावर्स मिली हुई हैं तो वहीं से पद का नाम भी चेंज हो जाता है। तो आपराधिक मुकदमे होते हैं और सिविल मुकदमे होते हैं, और दोनों के लिए अलग अलग विधि होती है। जैसे कि अभी तक आपराधिक मुकदमों के लिए होती थी CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ, है ना। और आपके दीवानी मुकदमों के लिए तमाम अलग अलग, जैसे भू राजस्व संहिताएं होती थी लैंड के मुकदमों को देखने के लिए। आपके जो शादी के जो कानून होते थे, क्या बोलते हैं उनको? पर्सनल लॉज, हिंदू विवाह कानून, मुस्लिम विवाह कानून, तो वो सारे कानून माने जाते थे। वो सारे कानून आएंगे किसके अंदर? दीवानी मुकदमों के अंदर। और जो CRPC IPC होते थे वो आते थे आपके आपराधिक मुकदमों के अंदर। हालांकि अब जुलाई से इस सबको खत्म कर दिया गया है, भारत की नई संहिता बन गई है जिसको कहते हैं भारत न्याय संहिता, BNS। तो अभी तक जितने भी अनुच्छेद धाराएं चला करती थी वकीलों की कि इस धारा के अंदर ये है, इस धारा के अंदर ये है, इतना मुकदमा होता है, वो सब कुछ चेंज हो गया है और अभी वो जुलाई से लागू हुआ है। तो जो लोग वकील जिनके आसपास होंगे उनको पता होगा, जो लॉ की तैयारी कर रहे होंगे, आपके आसपास हैं कोई? हैं? अब उनको आपने देखा होगा माथा मारते हुए, वो 2 किताबें लेके बैठते हैं, जीवन भर से धाराएं ये रटी हुई थी कि इस धारा के अंदर ये होता है, अब उनको नई धाराएं रटनी है।